नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज़ में फिर से एक बार आपको बहुत-बहुत स्वागत है। तो आप सब लोग कैसे हैं? प्लीज़ मुझे कमेंट्स करके बताना। तो आज मैं आपके सामने कुछ इम्पोर्टेंस कंपनी के बारे में चर्चा करूँगा और आज की जो कंपनीज़ है इस वीडियो के अंदर, वो एटलीस्ट देखा जाए तो 5 कंपनीज़ के बारे में चर्चा करूँगा। यहाँ पे मैं कंपनी नहीं कहूँगा, ऑब्वियसली पाँचों के 5 बैंक है। तो इस बैंक के बारे में यहाँ पे चर्चा करने वाला हूँ, क्योंकि मुझे बहुत दिनों से कमेंट्स आ रहा था, सर जो बैंक पहले से बड़ा हो चुके हैं, क्या उसमें निवेश करूँ या छोटे बैंक के ऊपर निवेश करूँ? देखिए 2 तरीके से निवेश होते हैं। एक आपको किस तरीके से निवेशक बनना है, उसके ऊपर डिपेंड करके निवेश करना होगा। जैसे मान के चलिए आप रिस्क ना लेकर काम करना चाहते हैं, मतलब आपका रिस्क लेने का कैपेसिटी कम है, तो आप ऑब्वियसली लो रिस्क में काम करिए। वहाँ पे आप लार्ज कैप टाइप कंपनी को ढूँढिए, वहाँ से उसके ऊपर काम करिए। और अगर आप रिस्क लेकर काम करना चाहते हैं जहाँ पे आपको रिटर्न भी ज़्यादा मिलने का चांसेस है और आपको हाई ग्रोथ होने का भी चांसेस है। तो एक रिपोर्ट के हिसाब से ये बताया जा रहा है कि इंडिया का जो जीडीपी है वो एक मतलब एक्सपेक्टेड किया जा रहा है 6.7 ट्रिलियन डॉलर होने वाले हैं और वो भी कब 2030 से मतलब 2030 के अंदर अंदर। तो अभी कितना है? अभी है सॉरी अभी 6.7 ईयर के आसपास परसेंटेज के आसपास ग्रोथ हो रहा है। तो सोचिए 2030 के अंदर 6.7 ट्रिलियन डॉलर यहाँ पे बनने वाला है। तो इतनी बड़ी जो ग्रोथ है और यहाँ पे देख सकते हैं पर कैपिटल जो इनकम है वो कितना बढ़ेगा? $4,500 के आसपास। तो सोचिए इतना बड़ा हाई ग्रोथेबल जब कोई भी कंट्रीज का ग्रोथ होने का चांसेस देखने को मिल जाते हैं और ये भी बताया जा रहा है कि थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड 2030 में कंपनी पहुंचने वाले हैं। तो ये डेटा मेरे खुद के कहने पे वो नहीं, मैं आपको इसीलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि आपको पता चले कि ग्रोथ किस बेसिस में हो रहा है। तो जब कोई किसी भी कंट्रीज का ग्रोथ होता है तब हमेशा उस कंट्रीज के बैंक का सबसे ज्यादा ग्रोथ होने का चांसेस है। क्योंकि देखिए जब कंपनी काम करेंगे, बिजनेस करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा लोन लेंगे तो सबसे ज़्यादा ग्रोथ किसका होगा? ऑब्वियसली बैंकिंग सेक्टर का होगा। तो इस बात को आपको याद रखना है। तो मेरे हिसाब से अभी से आपको बैंकिंग कंपनी के ऊपर फोकस होना चाहिए। तो देखिए जो बैंक पहले से ही ब्लू चिप कंपनी बन चुके हैं, लार्ज कैप टाइप बन चुके हैं जैसे एचडीएफसी, कोटक, आईसीआईसीआई, एक्सिस बैंक। तो इस तरीके से बैंक के ऊपर निवेश करेंगे तो आपको उतना ज़्यादा हाई ग्रोथेबल रिटर्न नहीं मिलेगा। अगर आपको ग्रोथेबल रिटर्न चाहिए तो हाई पोटेंशियल रिटर्न चाहिए तो आपको कुछ ऐसे बैंक को ढूंढना होगा जहाँ पे आपको ग्रोथ होने का चांसेस है। तो चलो उसी से जुड़े हुए मैं यहाँ पे 4 नहीं 5 बैंक के बारे में डिस्कशन करूंगा और पांचों ही बैंक आपको हाई ग्रोथ देने का चांसेस है। अभी देखिए इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं रिक्वेस्ट करूंगा, अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि इस तरीके से क्वालिटी कंटेंट पाने के लिए इस चैनल के ऊपर जुड़े रहिएगा। और साथ ही साथ आप टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर सकते हैं जहाँ पे आपको मार्केट रिलेटेड सारे अपडेट्स मिल जाएगा। उसके साथ साथ आप इस वीडियो को एजुकेशन पर्पस में जरूर लेना। अगर इस सारे बैंक्स के ऊपर आपको किसी भी बैंक के ऊपर काम करना है तो आपके रिस्क के हिसाब से आपके जो मतलब एडवाइजर है उसके साथ बातचीत करके ही काम करना। मेरे कहने पे सिर्फ सीखिए, मेरे कहने पे सारे चीजों को जांच करिए, उसके बाद काम करिए। तो चलो जिस जिस कंपनी इस वीडियो के अंदर है एक एक करके डिस्कस कर लेता हूँ। फर्स्ट जो कंपनी है जिसका नाम है आईडीएफसी फर्स्ट बैंक। देखिए आईडीएफसी फर्स्ट बैंक देखा जाए तो इंडिया की एक लीडिंग कंपनी बनने जा रहा है। कंटिन्यूअसली कंपनी का ग्रोथ होता जा रहा है और जब बाकी बैंक्स का हालत उतना ज्यादा ग्रोइंग नहीं मूड में नहीं है, उस टाइम में भी आईडीएफसी फर्स्ट बैंक बहुत तेजी से ग्रोथ कर रहा है। अगर इस कंपनी के बारे में मैं डिटेल्स डेटा चेक करूं तो आप देखेंगे तो कंपनी टोटल आप देखेंगे 3,323 के आसपास कंपनी के एटीएम्स देखने को मिलेगा। 1,937 के आसपास रिटेल बैंकिंग ब्रांचेस दिखेगा और ओवरऑल कंपनी सिर्फ इंडिया में नहीं दुबई में भी इसका ब्रांचेस है और वो भी 58 ई मतलब लोकेशंस में कंपनी का ब्रांचेस है। 14 से भी ज्यादा जो कंट्रीज में फर्स्ट अगस्त के डेटा के हिसाब से इस तरीके से डेटा देखने को मिला। तो सोचिए कंपनी का जो ग्रोथ है वो हाई ग्रोथेबल कंपनी देखने को मिला है। और सॉरी माफी चाहता हूँ, ये जो बैंक है मैं पहले ही आपको आईडीएफसी नहीं पहले आपको आईडीबीआई बैंक के बारे में बात करूंगा। तो आईडीबीआई बैंक के जो यहाँ पे प्रेजेंस जो फिगर है आप देख सकते हैं। और सबसे बड़ी बात है इस कंपनी के ऊपर गवर्नमेंट सबसे ज्यादा निवेश करके रखे हैं। जैसे लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन के पास 49% का होल्डिंग है, उसके बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास कितना 45% के आसपास होल्डिंग है। तो ओवरऑल सबसे ज्यादा होल्डिंग्स गवर्नमेंट के पास है, बाकी इंस्टीट्यूशन के पास कुछ छोटे मोटे इन्वेस्टमेंट है। अभी इस कंपनी के ऊपर और भी डेटा दिखा दूं, आप देखेंगे तो कंपनी का 20,000 से भी ज्यादा एम्प्लॉयज देखने को मिलेगा।
और कंपनी स्टार्ट हुआ था 1964 से, तब से लेकर बैंक अभी भी चल रहा है और अच्छा खासा लेवल में चल रहा है और इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है। तो इतने सारे पॉइंट्स मैं आपके साथ शेयर करूँ, अभी कंपनी का बाकी डिटेल्स आपके साथ शेयर करता हूँ। तो आईडीबीआई बैंक के ऊपर जो डिटेल्स है उसके बारे में चर्चा करूँ, तो कंपनी का जो मतलब मार्केट कैप है कितना है, 67,000 करोड़ के आसपास। कंपनी का आरओसी आरई एक एवरेज लेवल के आसपास है, इनकम भी अच्छा खासा है, कर्जा भी कंपनी अच्छा खासा उठाया। अभी देखना है कर्जा उठाने के बाद कंपनी का प्रॉफिटेबिलिटी कितना हो रहा है। तो कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी के बारे में बात करूँ तो रेवेन्यू देखिए कंटिन्यूअसली ग्रोथ होता जा रहा है और उस हिसाब से कंपनी के एक्सपेंस को भी मेंटेन किया, इंटरेस्ट भी पेमेंट किए। सब कुछ करने के बाद कंपनी की जो प्रॉफिटेबिलिटी है जो माइनस फिगर में था, वो आज रिकवरी होकर प्रॉफिट में आया। जो कंपनी कोविड के पहले 14,000 करोड़, 8,000 करोड़, 12,000 करोड़ के आसपास लॉसेस में था, वो कंपनी आज प्रॉफिट में आया और वो भी 4,000 साढ़े 3,000 करोड़ के आसपास। तो कंपनी के जो एज ए इन्वेस्टर के बारे में बात करूं, तो आप देखेंगे तो इन्वेस्टर उतना खास इन्वेस्टर आपको देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि सारे के सारे माल तो पोमोटा ने खरीदारी करके रखे हैं। अभी बैंकिंग के ऊपर आपको हमेशा बोरिंग्स के ऊपर आपको फोकस होना चाहिए। बोरिंग्स में आपको एक चीज दिखेगा, जितना भी कंपनी कर्जा ले कोई बात नहीं, कर्जा आपको देखना चाहिए आदर्श बोरिंग्स के हिसाब से है कि नहीं। अगर इसका लॉन्ग टर्म बोरिंग्स के ऊपर है तो कुछ गड़बड़ी हो सकता है, अगर आदर्श बोरिंग्स के ऊपर है तो चलो कंपनी ठीक ठाक काम कर रहा है। बाकी कंपनी के ऊपर फिक्स्ड एसेट भी बढ़ा, उसके साथ साथ कंपनी इन्वेस्टमेंट भी यहाँ पे धीरे धीरे करके बढ़ा रहा है। अभी चार्ट पैटर्न के बारे में बात करूं, आप देखेंगे तो कंपनी जब से स्टार्ट हुआ तब से लेकर कंपनी का आज तक कुछ उतना खास परफॉर्मेंस नहीं हुआ। एक ही रेंज के ऊपर कंपनी काम कर रहा है, तो इस कंपनी के ऊपर आप फोकस रखिए। एज अ लॉन्ग जर्नी के लिए इस कंपनी में कुछ ग्रोथ होने का चांसेस है। हाँ, एक बात सही है कि कंपनी के पास 94% के ऊपर जो होल्डिंग्स है, वो होल्डिंग्स को कंपनी को बेचना पड़ेगा, क्योंकि 75% के ऊपर होल्डिंग किसी भी प्रोमोटर के पास नहीं होना चाहिए। ये मेरा रूल्स नहीं है, ये सेबी का रूल्स है। तो सेबी के रूल्स के हिसाब से अगर माल को जब बेचेंगे, तब ज्यादा से ज्यादा मुझे लगता है इंस्टीट्यूशन मतलब एफआईएस और डीएस ने अच्छा खासा होल्डिंग्स को उठाएगा। तो इस कंपनी के ऊपर फोकस रखिएगा। तो नेक्स्ट जो कंपनी है जिसके बारे में चर्चा करूं, उसका नाम है आईडीएफसी फर्स्ट बैंक। तो आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के बारे में चर्चा करूं तो ये कंपनी जो है वो देखा जाए तो करीबन करीबन 809 ब्रांचेस से लेकर कंपनी काम कर रहे हैं और टोटल कंपनी का एसेट साइज जो है वो कितना 249 एसेट सर्विसेज सेंटर भी है और 925 के आसपास इसका एटीएम्स भी है और 606 के आसपास रूरल बिजनेस करते हैं कंपनी, कॉर्पोरेट जो एरिया है उस जगह पे। तो कंपनी के जो डेटा है वो यहाँ पे सारे के सारे डेटा आपके साथ यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। अभी फिलहाल के लिए आईडीएफसी बैंक के बारे में बात करूँ तो आईडीएफसी बैंक का जो करंट जो सिनेरियो है, मार्केट कैप कितना है 60,000 करोड़ के आसपास। इसका पीरीसी कितना है 20 के आसपास है। आरओसी आरओई में आरओई ठीक ठाक है, एवरेज के आसपास है। इनकम अच्छा खासा देखने को मिला और कंपनी अच्छा खासा कर्जा भी उठाया। अभी कर्जा जो उठाया गया वो किस बेसिस में है वो देखना है। कंपनी की जो बोरिंग्स है वो 90,000 करोड़ से बढ़ के हो चुके 2 लाख करोड़, मतलब 2 लाख करोड़ के आसपास कंपनी का कर्जा बढ़ चुके हैं। तो इस तरीके से कर्जा बढ़ा है तो आपको देखना है कर्जा किस बेसिस में बढ़ा। अगर कर्जा आदर्श बोरिंग्स के हिसाब से बढ़ रहा है तो ठीक है। अगर कंपनी के ऊपर बैंक्स के ऊपर अगर लॉन्ग टर्म के लिए बोरिंग बढ़ रहा है तो खतरा है। तो कंपनी के जो प्रॉफिट एंड लॉस है आप देखेंगे तो रेवेन्यूज कंटिन्यूसली ग्रोथ होता जा रहा है। हर साल में कंपनी रेवेन्यू को ग्रोथ करते चले जा रहे हैं। इंटरेस्ट भी पेमेंट किया, एक्सपेंस भी किए, उस सब कुछ मिटाने के बाद कंपनी के हाथ में देखिए पहले जो लॉस हुआ करता था अभी वो प्रॉफिट में कन्वर्ट हो चुके हैं। तो कंपनी के इसी चेंजिंग में आपको इन्वेस्टर भी देखेंगे, तो इन्वेस्टर इस कंपनी के ऊपर अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट किया। जैसे एफआईएस ने क्या किया, पहले 14% के आसपास होल्डिंग करते थे, आज 26% के आसपास होल्डिंग लेके बैठे हुए हैं। पब्लिक के पास, प्रोमोटर के पास, एफआईएस के पास, सबके पास होल्डिंग है। सबसे ज्यादा होल्डिंग्स प्रोमोटर के बाद आपको एफआईएस के पास दिखेगा। अभी रही बात इस कंपनी के चार्ट पैटर्न के बारे में, तो जब से कंपनी स्टार्ट हुआ उसके बाद देखिए बिग क्रैश हुआ था और कोविड के बाद अच्छा खासा क्रैश हुआ। उसके बाद देखिए रिकवरी भी कर दी है। अगर मैं डाउन साइड कोविड के साइड से अगर मैं टॉप लेवल तक मार्किंग करूं, तो आप एक चीज को ध्यान देना कि कंपनी ने अच्छा खासा यहाँ पे धमाका परफॉर्मेंस किया, करीबन 450% के आसपास रिटर्न दिया। इस कंपनी के ऊपर फोकस रखिए। अभी भी बहुत लॉन्ग जर्नी करने के लिए कंपनी तैयारी कर रहा है, तो मुझे लगता है एक लॉन्ग जर्नी इस कंपनी के ऊपर देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट जो कंपनी है जिसके बारे में चर्चा करूं उसका नाम है उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक। देखिए उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक एक देखा जाए तो एक स्मॉल फाइनेंस कंपनी है, स्मॉल फाइनेंस बैंक है। तो छोटा सा बैंक है। कंपनी जब लिस्टिंग हुआ था तब हर किसी को यही लग रहा था कि कंपनी बर्बाद हो जाएगा, कंपनी खत्म हो जाएगा, क्योंकि जब से स्टार्ट हुआ तब से लेकर कंटिन्यूसली गिरते जा रहे थे। और आज इसका हालत देखेंगे तो अलग लेवल का हालत आपको दिखेगा। तो कंपनी देखिए मतलब एक्चुअली बैंक्स देखिए सबसे ज्यादा अगर किसी बैंक में आपको सेविंग अकाउंट में इंटरेस्ट मिलता है वो है उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक। और इस बैंक के बारे में डिटेल्स में डिस्कशन करूं तो
उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक के मार्केट कैप है 10,400 करोड़। आरओसी आरओई में आपको आरओई बेस्ट तरीके से देखने को मिलेगा। इनकम भी बहुत तगड़ा हो चुके हैं, करीबन 1100 करोड़ के आसपास। डेप्थ भी बढ़ चुके हैं और कंपनी के प्रोमोटर के पास होल्डिंग्स भी है। अभी कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में बात करो, देखिए कंटिन्यूसली कंपनी का सेल्स इंक्रीज होता जा रहा है। अभी आपको किसी भी सिचुएशन में ऐसे नहीं दिखेगा कि कंपनी का मतलब जो रेवेन्यूज है वो कम है। कंपनी रेवेन्यूज को मेंटेन करने के बाद, एक्सपेंस को देने के बाद कंपनी की जो प्रॉफिटेबिलिटी है, पहले बहुत वोलेटिलिटी था और कंपनी लॉस भी किए थे कोविड के टाइम में, कोविड के सेकेंड वेव में। उसके बाद देखिए कंपनी फिर से रिकवरी किया और फिलहाल के लिए कंपनी अच्छा खासा यहाँ पे प्रॉफिट बिजनेस दिखा रहा है। और इसी के चलते कंपनी के ऊपर आपको अच्छा खासा सेल्स, अच्छा खासा प्रॉफिट ग्रोथ, अच्छा खासा आपको रिटर्न भी देखने को मिल जाएगा। और इसीलिए एज ए इन्वेस्टर, प्रोमोटर के बाद देखिए एफएस के पास होल्डिंग्स नहीं था, डीएस के पास होल्डिंग्स नहीं था और आज इंस्टीट्यूशन धीरे धीरे करके खुद का होल्डिंग को बढ़ा रहा है। तो ये भी एक प्लस पॉइंट है। तो इस हिसाब से देखा जाए, इसका चार्ट पैटर्न देखेंगे तो जब से कंपनी स्टार्ट हुआ उसी लेवल तक फिर से कंपनी पहुंच चुके हैं। कंपनी स्टार्ट होने के बाद, लिस्टिंग होने के बाद कंटिन्यूसली गिरावट हो रहा था, कंपनी रिकवरी भी किया और कोविड के बाद देखिए, कोविड के लेवल से अगर टॉप लेवल तक देखूं तो 350% के आसपास कंपनी रिटर्न भी जनरेट करके दिया। तो फिलहाल के लिए मैं यही कहूंगा, कंपनी अभी भी बहुत सस्ते में है और सस्ते में मतलब कंपनी का वैल्यूएशन ठीक ठाक लेवल में देखने को मिला है और कंपनी अच्छा खासा लेवल्स में भी है और कंपनी का परफॉर्मेंस भी अच्छा देखने को मिला है। तो इस कंपनी के ऊपर भी आपको स्टडी जरूर करना चाहिए। नेक्स्ट जो कंपनी है जिसके बारे में चर्चा करूं उसका नाम है ए यू स्मॉल फाइनेंस बैंक। देखिए ए यू स्मॉल फाइनेंस बैंक के बारे में चर्चा करूं तो ये एक फाइनेंस स्मॉल फाइनेंस बैंक है। तो इसके ऊपर एक बहुत बड़ा अपडेट आया कि यहाँ पे देख सकते हैं फाइन केयर। तो फाइन केयर जो स्मॉल फाइनेंस बैंक है वो मार्च किसके साथ होने वाला है? ए यू स्मॉल फाइनेंस बैंक के साथ। तो इसका मतलब ए यू स्मॉल फाइनेंस बैंक को जो फाइन केयर है उस कंपनी को खरीदारी कर चुके हैं और उसके साथ मार्ज भी करने वाले हैं। तो एक बड़ा डील है। इस डील को कंपनी अगर एक साथ जोड़ दिया जाए तो कंपनी के जो बिजनेस है और भी बढ़ सकते हैं, क्योंकि कंपनी की जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है वो 46,000 करोड़ था, अभी वो बन जाएगा 50,000 करोड़ के आसपास। अगर मैं इस एयू बैंक के बारे में बात करूं तो मतलब एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक के बारे में बात करूं तो इस कंपनी के ऊपर भी हाई ग्रोथ होने का चांसेस है, क्योंकि इतने सारे एयू सॉरी जितने सारे स्मॉल फाइनेंस बैंक है उसका हाई ग्रोथ और पोटेंशियल देखने को मिल सकता है। तो इस कंपनी के बारे में चर्चा करूं तो कंपनी का मार्केट कैप जो है 46,000 करोड़ वो अभी बन जाएगा 50,000 करोड़ के आसपास मार्च होने के बाद। तो कंपनी के देखिए आरओसी तो ठीक है, इनकम भी अच्छा खासा है, डेप्थ भी कंपनी लिया है, प्रोमोटर के पास उतने ज्यादा होल्डिंग्स देखने को नहीं मिलेगा। अभी कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में बात करूं तो ध्यान दीजिएगा, कंपनी 2012 में से 250 करोड़ के आसपास इसका रेवेन्यूज था, आज वो बढ़ के हो चुके हैं करीबन 9,300 करोड़ के आसपास। तो अलग लेवल का रेवेन्यूज बढ़ा, इंटरेस्ट भी कंपनी का अच्छा खासा ग्रोथ देखने को मिला और कंपनी की जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो 50 करोड़ से बढ़ के हो चुके हैं करीबन 1600 करोड़ के आसपास। यहाँ पे कंपनी का अलग लेवल का ग्रोथ देखने को मिला और इसी तरीके से ग्रोथ होने के कारण कंपनी आपको धमाका रिटर्न भी दिया। हर साल में कंपनी 20% के आसपास रिटर्न दिया, चाहे वो 5 साल हो, 10 साल हो, 3 साल हो, 1 साल हो। तो कंपनी का सेल्स ग्रोथ भी बहुत तगड़ा है, प्रॉफिट ग्रोथ भी बहुत तगड़ा है और रिटर्न ऑफ इक्विटी भी बहुत शानदार देखने को मिला। शायद इसीलिए इन्वेस्टर भी इस कंपनी के ऊपर अच्छा खासा बाइंग करके रखे, एक भी नहीं माल बेचा, चाहे वो इंस्टीट्यूशन हो, एफआईएस हो, डीआईएस हो, पब्लिक हो, किसी ने कोई भी माल को नहीं बेचा। कंटिन्यूसली वो होल्डिंग को इंक्रीज करते जा रहे हैं, कंटिन्यूसली वो होल्डिंग को लगातार बढ़ाते जा रहे हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन आएगा कि सर इतना अच्छा कंपनी है, इतना अच्छा बैंक है, तो इंस्टीट्यूशन तो अच्छा खासा होल्डिंग रखे हैं, प्रोमोटर की होल्डिंग नहीं रखा? क्योंकि बैंकिंग सेगमेंट में ज्यादा से ज्यादा प्रोमोटर के पास होल्डिंग नहीं होना चाहिए। अगर प्रोमोटर के पास बैंक सेगमेंट के ऊपर होल्डिंग्स है तो वो उस पैसे को मतलब बुरी तरीके से अलग जगह पे, खराब जगह पे इन्वेस्टमेंट करके वो पैसा मतलब गवा सकते हैं, क्योंकि बैंक में कस्टमर का पैसा होता है। तो इसमें आरबीआई का पॉलिसीज होते हैं कि प्रोमोटर के पास ज्यादा होल्डिंग नहीं होना चाहिए। तो ए स्मॉल फाइनेंस के बारे में बात करूं तो जब से कंपनी स्टार्ट हुआ तब से लेकर अच्छा खासा धमाका हुआ था। उसके बाद कोविड के सिचुएशन में करेक्शन हुआ और अभी देखिए कंटिन्यूसली कंपनी अप ट्रेंड में है। अगर टोटल जर्नी के बारे में बात करूं तो कंपनी जब से स्टार्ट हुआ तब से लेकर हायर लेवल तक देखो तो ऑलमोस्ट 200% के आसपास रिटर्न दिया। तो अभी तो मेरे हिसाब से जर्नी स्टार्ट हुआ है, तो एक बड़ा जर्नी कंपनी के ऊपर देखने को मिल सकता है। तो ए स्मॉल फाइनेंस बैंक के ऊपर आप जरूर फोकस रखिएगा। तो नेक्स्ट जो कंपनी है, जो नेक्स्ट लेवल का कंपनी है, वो है इक्विटस स्मॉल फाइनेंस बैंक। देखिए इक्विटस स्मॉल फाइनेंस बैंक के बारे में चर्चा करूं तो इस कंपनी का जो टोटल ब्रांचेस है वो 627 के आसपास है और टोटल इसका जो ओवरऑल जो ब्रांचेस बनने वाले हैं आप 800 के आसपास होने वाला है। तो इस तरीके से कुछ डेटा अपडेट यहाँ पे देखने को मिला। अगर एटीएम्स के बारे में बात करूं तो एटीएम्स भी कंपनी का
कुछ एटीएम्स यहाँ पे फिलहाल के लिए स्टार्टिंग हुआ है और डिजिटल प्रोग्राम के ऊपर भी कंपनी काम कर रहा है। तो कंपनी के जो डिटेल्स है उसके बारे में और भी चर्चा करूँ तो इक्विटा स्मॉल फाइनेंस बैंक, ये भी एक स्मॉल फाइनेंस बैंक है। तो जितने सारे स्मॉल फाइनेंस बैंक होते हैं वहाँ पे एक चीज आपको हमेशा दिखेगा, वहाँ पे आपको एफडी में अच्छा खासा इंटरेस्ट मिलेगा, सेविंग अकाउंट्स में अच्छा खासा इनकम मिलेगा। तो बहुत सारे लोग ये भी मुझे क्वेश्चन पूछते रहते हैं, सर इतने बड़े बैंक उतना ज्यादा पैसा होने के बाद भी वो इतना ज्यादा इंटरेस्ट नहीं देता, तो छोटे बैंक क्यों दे रहा है? क्योंकि इसके पीछे कारण भी है। इसके पीछे कारण क्या है कि जो बैंक जो बैंक आपको इंटरेस्ट ज्यादा दे रहा है, तो सोचिएगा वो बैंक कस्टमर को ज्यादा खुद के मतलब वो बैंक बहुत छोटा है तो उसको कस्टमर पसंद नहीं करेंगे, तो कस्टमर को वो ज्यादा से ज्यादा इंटरेस्ट इसीलिए दे रहा है क्योंकि कस्टमर उस बैंक के ऊपर जाकर अकाउंट ओपन करे और पैसा भी डाले। क्योंकि देखिए बैंक चलता कहाँ से है, बैंक का मेजर जो पैसा है वो रिटेल पब्लिक के पास ही जाता है। मतलब हम आम आदमी जो है वो हम लोग क्या करते हैं, बैंक को सेविंग अकाउंट के माध्यम से, करेंट अकाउंट के माध्यम से, एफडी के माध्यम से बैंक के ऊपर क्या करते हैं, पैसा जमा करते हैं। वही पैसा लेकर बैंक क्या करते हैं, हम लोगों को जो इंटरेस्ट देते हैं, मान के चलिए अभी 8.5% के आसपास इंटरेस्ट हमको एफडी में मिल रहा है। ऑब्वियसली सीनियर सिटीजन के लिए है, तो मान मान ही लेता हूं मैं 8.5% के आसपास इंटरेस्ट दे रहा है। तो उस हिसाब से देखा है तो बैंक मार्केट में 12 से 13% के आसपास इंटरेस्ट से वो पैसा कमा रहा है, उसके बाद हम लोगों को 8.5% इंटरेस्ट दे रहा है। तो बैंक का काम इसी तरीके से है। तो छोटे बैंक को हमेशा एक्स्ट्रा बेनिफिट देना पड़ेगा कस्टमर को, तभी वो बैंक के ऊपर रहेंगे। तो मार्केट कैप के हिसाब से बहुत छोटा है, 10,000 करोड़ के आसपास है। कंपनी का आरओसी आरओई एक एवरेज लेवल के आसपास है, इनकम भी अच्छा खासा है। प्रोमोटर के पास जीरो होल्डिंग्स है, कोई बात नहीं। डेप्थ थोड़ा सा कंपनी ने लिया, तो कितना डेप्थ लिया उसके बारे में चर्चा करूं तो कंपनी के डेप्थ किस बेसिस में लिया आपको देखना है। कंपनी के डेप्थ आदर्श बर्निंग्स के हिसाब से है, चलो ठीक ठाक ही है। कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में बात करें तो कंपनी देखिए 2012 में 6 करोड़ का सेल्स किया था और वो बढ़ते बढ़ते आज कितना हुआ, 4,000 करोड़ के आसपास। तो सोचिए अलग लेवल का यहाँ पे जंप देखने को मिलेगा। और कंपनी के एक्सपेंस को कंट्रोल करने के बाद कंपनी के देखिए प्रॉफिटेबिलिटी में 2012 में कंपनी लॉसेस किए थे, उसके बाद देखिए पीछे मुड़ के कभी नहीं दिखा। आज कंपनी का हाईएस्ट प्रॉफिट है, 750 करोड़ के आसपास कंपनी प्रॉफिट जनरेट किया। और इसीलिए शायद कंपनी आपको अच्छा खासा रिटर्न भी दिया, सेल्स ग्रोथ भी अच्छा है, प्रॉफिट ग्रोथ भी अच्छा है, रिटर्न ऑफ इक्विटी भी अच्छा है। सब कुछ अच्छा देखने के बाद एज ए इन्वेस्टर भी इस कंपनी के ऊपर भरोसा करना स्टार्ट कर दिए। देखिए एफआईएस ने पहले तो कुछ भी माल खरीदारी नहीं करके रखे थे। जब आरबीआई का पॉलिसी आया कि अभी जितने सारे स्मॉल फाइनेंस बैंक है वो मतलब एक्सपेंड करने के लिए, उसको ग्रोथ करने के लिए आरबीआई ने बहुत सारे पॉलिसीज लेके आए। उसके बाद इंस्टीट्यूशन भरोसा करना स्टार्ट कर दिए, क्योंकि देखिए एफएस के पास सबसे ज्यादा प्रोमोटर के पास होल्डिंग था, प्रोमोटर ने तो माल बेच दिया, उसका फायदा किसने उठा लिया, इंस्टीट्यूशन ने उठाया, एफएस ने उठाया, डीएस ने उठाया और पब्लिक ने उठाया। तो देखिए इस कंपनी जब से स्टार्ट हुआ तब से लेकर कोविड के सिचुएशन के बाद ही कंपनी मतलब देखा जाए तो कोविड के सिचुएशन के बाद ही लिस्टिंग हुआ। उसके बाद देखिए कंपनी धमाका होना स्टार्ट कर दिए। कंपनी जब से स्टार्ट हुआ तब से लेकर देखा जाए तो कंपनी ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट यहाँ पे आप देख सकते हैं ऑलमोस्ट 230% के आसपास रिटर्न दिया। तो कोई बात नहीं, ये अभी तक मेरे लिए छोटे मोटे रिटर्न है। तो लॉन्ग जर्नी के लिए इस कंपनी के ऊपर फोकस रखिए, लॉन्ग टर्म के लिए इस कंपनी के ऊपर फोकस रखिए, बैंकिंग के ऊपर फोकस रखिए। तो फिलहाल के लिए जितने सारे बैंक्स के बारे में मैं आपके साथ चर्चा कर चुका हूँ, वो सारे बैंक्स मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से, मेरे खुद के ओपिनियन के हिसाब से मैं आपको एजुकेशन पर्पस में सारे चीजों को दिखाया हूँ। आप किसी भी बैंक के ऊपर काम कर रहे हैं तो आप एक बार रिस्क को मैनेज करके, आप डाइवर्सिफिकेशन करके खुद को इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो प्लीज इन्वेस्टमेंट करने से पहले आपका जो एडवाइजर है उसके साथ बातचीत करके ही काम करना। वीडियो में कुछ जानकारी अच्छा मिले तो प्लीज एक लाइक करना, और आप कौन सा टॉपिक के ऊपर वीडियो पाना चाहते हैं एक बार मुझे कमेंट्स करके जरूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपने ख्याल रखिए, धन्यवाद।